सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। भारत और चीन का आतंकवाद और कट्टरता की साझा चुनौती से निपटने के लिए एकजुट होकर काम करने पर जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मामल्लापुरम में 5 घंटे चली मुलाकात में संबंधों को मिली नई ऊर्जा। व्यापार असंतुलन और सरकार की प्राथमिकताओं पर भी विस्तार से चर्चा। शी जिनपिंग ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सभी मुद्दों पर आगे बढ़ने को तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अनौपचारिक शिखर वार्ता आज भी रहेगी जारी। अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रतिनिधिमंडल स्तर की भी होगी बातचीत। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की शानदार व्यवस्था की सराहना। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई पर जोर। अफ्रीकी देश कोमोरोस की संसद को किया संबोधित। वैश्विक समुदाय से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक कन्वेंशन को जल्द अपनाने की अपील। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को कोमोरोस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान आज सिएरा लियोन के लिए होंगे रवाना। असेसमेंट ईयर 2018-19 में आयकर दाताओं की संख्या में 14% का इजाफा। 8 करोड़ 45 लाख लोगों ने भरा इनकम टैक्स। रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 437.83 अरब डॉलर के नए उच्च स्तर पर। और विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में आज उतरेंगी 4 भारतीय मुक्केबाज। 51 किलोग्राम भार वर्ग में एमसी मैरीकॉम की तुर्की की खिलाड़ी से होगी भिड़ंत। अलग अलग वर्ग में जमुना बोरो, मंजू रानी और लवलीना बोर्गोहेन के भी सेमीफाइनल मुकाबले आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच तमिलनाडु के तटीय शहर मामल्लापुरम में अनौपचारिक शिखर वार्ता आज भी जारी रहेगी। विदेश सचिव विजय गोखले ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच आज अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही दोनों नेताओं के बीच आज प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी होगी। अनौपचारिक शिखर वार्ता के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति ने आतंकवाद और कट्टरता के खिलाफ साझा अभियान चलाने पर सहमति जताई। दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच बैठक में व्यापार और निवेश में इजाफे के साथ ही आतंकवाद और कट्टरता जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने राष्ट्रीय मुद्दों और सरकार की प्राथमिकताओं पर चर्चा करने के साथ ही आतंकवाद पर भी गहन वार्ता की। दोनों नेताओं ने माना कि आतंकवाद और रेडिकलाइजेशन हमारे समक्ष साझा चुनौती है और इससे साथ मिलकर निपटना होगा। Some of the other topics included the challenges that both countries face on account of terrorism. There was an acknowledgement that both countries are very complex, they are very diverse. Both leaders said that these were large countries and that radicalization was a matter of concern to both. And that both would work together to see that radicalization and terrorism did not affect the fabric of our multicultural, multi-ethnic, multi-religious societies. And there was a general sense that both leaders had that this was a common challenge that we face and that we will work together to overcome it. Broadly, today's discussion focused on the national visions and on how to progress bilateral relations. विजय गोखले ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ चीन के साथ व्यापार और निवेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की बात कही, तो व्यापारिक असंतुलन का मसला भी उठाया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सभी मुद्दों पर आगे बढ़ने को तैयार हैं। The two leaders had a detailed discussion on their respective national visions, on their governance priorities. The Prime Minister explained that having been recently re-elected to a second term, he had received a renewed mandate for economic development. And President Xi Jinping, of course, while acknowledging that Prime Minister had got a mandate, said that he was looking forward
to working very closely with the Prime Minister on all issues during the next 4.5 years. They also spoke about other developmental priorities. In particular, there was some discussion on trade-related issues, on economic issues, on trying to identify areas for investment that the two countries could to encourage, and also on how to enhance the trade volume and the trade value. And in this also obviously included the issue of the trade deficit that exists and the unbalanced trade that exists. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अर्जुन तपस्या स्थल, पंचरथ और शोर मंदिर का दर्शन करवाया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इन स्थलों के महत्व के बारे में भी बताया। सबसे पहले प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति को अर्जुन तपस्या स्थल ले गए। यहाँ पर अर्जुन ने तपस्या की थी। यहाँ एक बड़े शिलाखंड पर हिंदू देवताओं के अलावा शिकारियों, ऋषियों, जानवरों और अन्य के चित्र उकेरे गए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग को कृष्ण का माखन लड्डू स्थल भी दिखाने ले गए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग को पंचरथ मंदिर लेकर गए। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग को नारियल का पानी भी पिलाया। यहां दोनों नेताओं के बीच बातचीत भी हुई। पंचरथ और अर्जुन तपस्या स्थल देखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति 700 से 728 ईस्वी के दौरान समुद्र के निकट निर्मित शोर मंदिर पहुंचे। ये महाबलीपुरम का प्रमुख तीर्थ स्थान है। मंदिर में 3 स्थल हैं, जिनमें 2 भगवान शिव और 1 भगवान विष्णु को समर्पित है। दोनों नेताओं ने यहां कला क्षेत्र फाउंडेशन के छात्रों द्वारा प्रस्तुत नृत्य कार्यक्रम का भी आनंद लिया। शोर मंदिर में विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री की तरफ से शी जिनपिंग को आनम लैंप और तंजावुर पेंटिंग भी उपहार में दी गई। One, with the exception of the half-hour cultural program, the visuals, as you have seen, the walk around that Prime Minister and President Xi Jinping did in the 3 separate sites at Mamallapuram, they reflect the personal rapport that the two leaders have built over the 2 informal summits that they have held, the first one last year in April and the second one which is ongoing. President Xi Jinping and Prime Minister during that tour of the monument spoke of the historical and trading links between the southern part of India, particularly between Tamil Nadu under the Pallava and Chola dynasties, and the eastern coast of China, particularly Fujian province. The Prime Minister also explained the significance of the World Heritage Site. और इस समय हम मामल्लपुरम चलेंगे। हमारी संवाददाता कृति मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। कृति, कल हमने देखा रात्रि भोज के दौरान करीब 2.5 घंटे चली वार्ता में आतंकवाद और कट्टरपंथ की चुनौतियों का मिलकर सामना करने का दोनों देशों ने संकल्प लिया है। यानी ये वो मुलाकात जहां समझौते तो नहीं हुए, लेकिन जो बातचीत हुई उसमें संकल्प लिए गए। अब आज आप बताइए, आज की बातचीत की किस तरह की योजना है? प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी, क्या कुछ उम्मीदें हैं आज की बातचीत को लेकर? जी हाँ प्रीति, देखिए कल जिस तरह के हमने विजुअल्स देखे दोनों देशों के बीच में जो दोस्ती है, जो नया आयाम है, जो डेजिग्नेटेड टाइम था डिनर का, उससे ज़्यादा बढ़कर दोनों नेताओं के बीच में बात हुई और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई, जैसे कि रेडिकलाइजेशन, टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन दोनों ही देशों के लिए और किसी भी प्लूरल सोसाइटी के लिए कितने घातक हैं, इस पर भी चिंता जताई गई। और साथ ही साथ ट्रेड डेफिसिट। अब देखिए आज जो डेलीगेशन लेवल टॉक्स है, लगातार भारत चाइना से ये आग्रह करते आया है कि उसको मार्केट एक्सेस चाइना में ज़्यादा चाहिए, चाहे फिर वो आईटी प्रोडक्ट्स हों या फिर फार्मा इंडस्ट्री हो, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट दोनों के देशों के बीच में अगर हम 2018-19 की बात करें तो तकरीबन $50 बिलियन था, जो बहुत एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आगे अनसस्टेनेबल रहेगा। इसके अलावा हमने देखा है कि दोनों देशों के बीच में जिस तरह का ट्रेड है, उम्मीद है कि साल 2020 तक ये $100 बिलियन तक पहुंचेगा। तो किस तरह से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट भारत में, और साथ ही साथ भारत के किस तरह के प्रोडक्ट्स और ज़्यादा मार्केट एक्सेस पा सकते हैं चाइना में,
ये बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। उसके अलावा देखिए रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर भी चर्चा हो सकती है। देखिए भारत का कंसर्न ये है कि किसी तरह से एक जो फ्री ट्रेड एसोसिएशन और पैक्ट है उसका फायदा भारत को मिले, लेकिन साथ ही साथ डंपिंग ऑफ जो चीपर गुड्स हैं वो भारत की इकोनॉमी को नुकसान ना पहुंचाए, तो इस पर भी डिस्कशन हो सकता है। और साथ ही ग्रोथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अगर हम एशिया की बात करें तो 19वीं शताब्दी के बाद से इस बार अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि परचेजिंग पैरिटी इंडेक्स जो है उसके हिसाब से एशिया पूरे विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरेगी। और उस हिसाब से चाइना और भारत के बीच में जो संबंध है, जिस तरह के इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, वो एशिया की ग्रोथ के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किस तरह से ग्रोथ आगे बढ़ाई जा सकती है, इन्वेस्टमेंट आगे हो सकता है, इस पर भी चर्चा होगी। और साथ ही साथ जो ग्लोबल टेररिज्म है, रेडिकलाइजेशन है, उसको काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण डेलीगेशन लेवल टॉक्स होगी आज चाइना और भारत के बीच में बिल्कुल बिल्कुल, यानी तमाम क्षेत्रीय और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मसले हैं जिन पर आज चर्चा हो सकती है प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में भी। और देखना होगा कि क्या इसमें निकल कर आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कृति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। इतिहास कैसे रचा जाता है, कैसे रचा जाता है। और अब बात उपराष्ट्रपति के 2 अफ्रीकी देशों के दौरे की। दो अफ्रीकी देशों के दौरे के दूसरे चरण की यात्रा के लिए आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कोमोरोस से सिएरा लियोन के लिए रवाना होंगे। 13 अक्टूबर को उपराष्ट्रपति सिएरा लियोन गणराज्य के राष्ट्रपति जूलियस माडा बायो के साथ मुलाकात करेंगे और बाद में उनके साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी और दोनों गणमान्य लोगों की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी होंगे। उपराष्ट्रपति भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति की अफ्रीका की ये दूसरी यात्रा है। इससे पहले नवंबर 2018 में एम वेंकैया नायडू ने बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मालावी की यात्रा की थी। उन्होंने इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए ये दौरा किया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल कोमोरोस की संसद को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत कोमोरोस को पायरेसी, आतंकवाद, समुद्री क्षेत्र से खतरों और सीमा पार अपराध से निपटने के मामले में सहयोग के लिए तैयार है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सहयोग और संवाद के जरिए दोनों देशों के लोगों के कल्याण के लिए काम किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति ने आतंकवाद को दुनिया की प्रगति में बाधक बताया और इसके खिलाफ साझा लड़ाई पर जोर दिया। My dear parliamentarians and also the elite of this great country, terrorism is enemy of humanity. It has no religion, it has no region, and we must all come together to isolate the forces of terror and stop terror funding by such organizations. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका को याद किया और महात्मा गांधी के मानवता के लिए उनके योगदान के बारे में बात की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गांधी जी का शांति और अहिंसा का विचार ऐसा पुल है जो हमारे महाद्वीपों को जोड़ता है। भारत हमेशा एफ्रो एशिया एकजुटता का मजबूत और मुखर समर्थक रहा है और अफ्रीकी देशों के विकास में सहयोग कर रहा है। My government have made a conscious effort to reach out to our African sisters and brothers, reinforcing a long-standing and broad-based support which I have always enjoyed in Africa. Our support to Africa, as well as our lines of credit and buyer's credit scheme, have been driven by your requirements and your priorities. Currently, nearly 181 projects in 41 African countries of $11 billion are being implemented with our lines of credit. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोमोरोस संघ की असेंबली के अध्यक्ष अब्दू ओसेनी के साथ मुलाकात भी की। दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को कोमोरोस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ग्रीन क्रिसेंट से नवाजा गया। राजधानी मोरोनी में कोमोरोस के राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को सम्मानित किया। उपराष्ट्रपति ने इस सम्मान के लिए मेजबान देश का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वो 130 करोड़ भारतीयों की ओर से ये सम्मान हर्ष
और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करते हैं। भारत कोमोरोस मैत्री की इस अप्रतिम भेंट से मैं अभिभूत हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य के प्रति एक साझा आशा हमें जोड़ती है, एक साझा सागर हमें जोड़ता है। ये मैत्री का सागर है, परस्पर सहयोग से आगे बढ़ने की साझा आशा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पहले भारतीय हैं जिन्हें कोमोरोस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। I accept it with utmost humility on behalf of the 1.3 billion Indians. I truly believe it as an honor you have acceded to India. Accorded to India, I am touched by your extraordinary gesture. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोमोरोस के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी की। बैठक के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, फार्मा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। उपराष्ट्रपति ने द्विपक्षीय रक्षा और समुद्री सहयोग मजबूत करने के लिए कोमोरोस को आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया है। Both sides signed an MOU on defense cooperation. India also announced a grant of $2 million as a gift for interceptor boats to Comoros and a line of credit of $20 million for procurement of high-speed interceptor boats. Both sides vow to fight terrorism in all its forms and manifestations. In this context, the Honorable Vice President thanked Comoros for their condemnation of the terror attacks against the Indian security forces in Pulwama in February this year. और कुछ और खबरों की बात करें तो सर्बिया में आयोजित अंतर संसदीय संघ की 141वीं बैठक में भाग लेने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल आज रवाना होगा। शिष्टमंडल में सांसद डॉक्टर शशि थरूर, श्रीमती कनिमोझी, श्रीमती वानसुक साइम, जुगल किशोर शर्मा, डॉक्टर भारतीबेन तिरुभाई श्याल, श्रीमती शोभा करांदलाजे, रामकुमार वर्मा, सस्मित पात्रा, राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा और लोकसभा के महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव शामिल हैं। लोकसभा के संयुक्त सचिव पीसी कौल शिष्टमंडल के सचिव हैं। शिष्टमंडल के सदस्य बेलग्रेड में आयोजित ब्रिक्स संबंधी संसदीय मंच की बैठकों और एशियाई संसदीय सभा की समन्वय बैठक में भी हिस्सा लेंगे। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सुदृढ़ीकरण चर्चा का मुख्य विषय रहेगा। इसमें संसदों की भूमिका और तंत्र के साथ क्षेत्रीय सहयोग पर 179 सदस्य देशों के पीठासीन अधिकारी विचार रखेंगे। कि आईपीयू की जो बैठक होती है, जो कि 141वीं बैठक 13 से 17 अक्टूबर के बीच बेलग्रेड में हो रही है, उस बैठक में उसका एक प्रारूप ये होता है कि जिस समय पार्लियामेंटेरियंस आईपीयू की बैठकें कर रहे होते हैं, उसके साथ ही साथ सेक्रेटरी जनरल्स इसकी बैठक करते हैं, जो कहलाता है एसोसिएशन ऑफ सेक्रेटरी जनरल्स ऑफ द पार्लियामेंट, ASGP। तो ASGP की बैठक उसके ही पैरेलल में समानांतर उसके चलती है, अलग से बैठक होता है। और अंतिम दिन में जो सेक्रेटरी जनरल्स का और पार्लियामेंटेरियंस का एक संयुक्त बैठक भी होती है, और उसमें जो जो निर्णय हमने अपने ASGP की बैठक में और जो हमारे इस बैठक में पार्लियामेंटेरियंस की बैठक में, मुख्य बैठक में जो हो रही है, उसको हम आपस में एक्सचेंज करते हैं और आगे का प्लान बनाते हैं। और आइए अब बात करते हैं महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के चुनावी रण की। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र चुनाव में रविवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रचार अभियान में नजर आएंगे। प्रधानमंत्री 4 दिन में 9 जनसभाएं करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कल इस बारे में उन्होंने जानकारी दी है। रविवार को प्रधानमंत्री भंडारा जिले के जलगांव और सकोली में रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके बाद 16 अक्टूबर को अकोला, पनवेल और पारतूर में और 17 अक्टूबर को पुणे, सतारा और परली में प्रधानमंत्री की जनसभाएं होंगी। 18 अक्टूबर को मुंबई में प्रधानमंत्री की जनसभा होगी। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान एक बार फिर विपक्षी दलों को निशाने पर लिया। उन्होंने कल 3 जनसभाएं की। बुल्ढाणा जिले में एक जनसभा के दौरान अमित शाह ने कहा कि बीजेपी
महाराष्ट्र के विकास के लिए काम कर रही है, जबकि कांग्रेस और एनसीपी परिवारवाद की राजनीति को ही बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। मैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, अपने देश की चर्चा इंग्लैंड के नेताओं के साथ कर आपकी पार्टी क्या करना चाहती है? अब कश्मीर के मामले को इंग्लैंड के नेताओं को दखल देने के लिए खुला छोड़ना चाहते हो? देश के सामने कांग्रेस पार्टी ने स्पष्टता की, देश के सामने कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगी है। और अब बात हरियाणा के रण की। हरियाणा में बीजेपी 13 अक्टूबर को अपना विजन डॉक्यूमेंट यानी संकल्प पत्र को जारी करने का फैसला किया है। संकल्प पत्र के लिए पूरे प्रदेश से 1,70,000 सुझाव आए हैं, जिन्हें संकलित करके हमारे सपनों का हरियाणा संकल्प पत्र बनाया गया है। संकल्प पत्र की लॉन्चिंग के मौके पर बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन, चुनाव प्रभारी नरेंद्र तोमर, सह प्रभारी भूपेंद्र सिंह और हरियाणा बीजेपी प्रभारी अनिल जैन समेत पार्टी के कई बड़े नेता उपस्थित रहेंगे। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कल अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, कुमारी शैलजा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई नेता मौजूद थे। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने सभी वर्गों के लिए लोक लुभावन वादे किए हैं। कांग्रेस ने हरियाणा में किसानों को कर्ज माफी देने का वादा किया है। साथ ही प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर मुआवजा देने की भी बात कही है। हरियाणा की जनता, हरियाणा के किसान, हरियाणा के मजदूर, हरियाणा के नौजवान, हरियाणा की हमारी माएँ बहनें, बहू बेटियां, आम जनता, बुद्धिजीवी कांग्रेस को वोट देकर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, ताकि हम अपना मैनिफेस्टो जो हरियाणा को विशाल बनाने के लिए, हरियाणा को मजबूत बनाने के लिए, हरियाणा को आधुनिक बनाने के लिए जो हमने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं, उस मैनिफेस्टो को हम पूरा कर सकें। और इस समय हम हरियाणा के पलवल चलेंगे। यहाँ मौजूद है हमारे संवाददाता मोहम्मद फातेह टीपू। मोहम्मद फातेह टीपू, पलवल एक बहुत रोचक जगह जहाँ 3 सीटें हैं विधानसभा की और एक कांग्रेस, एक बीजेपी और एक इंडियन नेशनल लोकदल के पास है। कल हमने देखा कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया और रविवार के दिन बीजेपी भी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। पलवल की जनता आखिर इस समय चुनावी फिजा को कैसे देख रही है? बिल्कुल प्रीति, हरियाणा में चुनावी बिसात पूरी तरीके से बिक चुकी है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, तमाम पार्टियां अपने ऑफर लेकर के जनता के बीच में जा रही हैं। जैसा आपने कहा कि कांग्रेस ने कल घोषणा पत्र जारी किया, उसने तमाम वर्गों का ध्यान रखा, सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की बात की, युवाओं पर खास फोकस किया। उसके अलावा पलवल की बात अगर मैं करूं तो पलवल में 3 विधानसभा सीट आती है, हथिन, पलवल और होडल। लेकिन पलवल जो विधानसभा है वो सबसे अहम मानी जाती है। तकरीबन 6 लाख वोटर यहाँ पे हैं पूरे जिले में मिला करके, और जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है वो ट्रैफिक जाम को और पानी की समस्या है प्रीति। तो ऐसे में जो पलवल की जनता है वो ये उम्मीद कर रही है कि हमारा जो भी नुमाइंदा हो वो हमारी जो कम से कम मूलभूत सुविधाएं हैं उसको दूर करे ही, साथ में जो ट्रैफिक जैम की समस्या है वो सालों से चली आ रही है उसको भी दूर करे। इसके अलावा चूंकि जेजेपी है, आईएनएलडी है और तमाम जो पार्टियां हैं वो भी तमाम लोक लुभावन वायदे कर रही हैं। तो ऐसे में जो हरियाणा की जनता है वो उसका ये मानना है कि जो हमारी जो मूलभूत सुविधा है, बिल्कुल, यानी जो स्थानीय मुद्दे हैं पलवल की जनता उन पे जोर दे रही है और यहाँ के युवा बड़ी संख्या में मेट्रो की भी मांग कर रहे हैं। तो देखना होगा कि किस पार्टी पर भरोसा इस बार पलवल की जनता जताती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद फातेह टीपू हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए।
कुछ और अहम खबरें। असेसमेंट ईयर 2018-19 में आयकर दाताओं की संख्या में 14% का इजाफा हुआ है। 2018-19 में 8 करोड़ 45 लाख लोगों ने इनकम टैक्स भरा है। वहीं करोड़पति टैक्स पेयर्स की संख्या भी 20% बढ़कर 97,689 पर पहुंच गई है। राजस्व विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी टैक्स रिटर्न आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। असेसमेंट ईयर 2017-18 में 1 करोड़ रुपए से अधिक की टैक्सेबल इनकम वाले टैक्स पेयर्स की संख्या 81,344 थी। वहीं देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4 अक्टूबर को खत्म हुए सप्ताह में 4.24 अरब डॉलर बढ़कर 437.83 अरब डॉलर के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है। रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। इससे पिछले सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार 5.02 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 433.59 अरब डॉलर पर पहुंचा था। और खेल की दुनिया से अहम खबर, विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आज सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। भारत की 4 महिला बॉक्सर फाइनल में जगह बनाने का इरादा लेकर रिंग में उतरेंगी। 6 बार के विश्व विजेता भारत की एमसी मैरी कॉम का 51 किलोग्राम भार वर्ग में मुकाबला यूरोपियन चैंपियन तुर्की की बुजिनास काकिरोग्लो से होगा। वहीं अलग अलग वर्ग में जमुना बोरो, मंजू रानी और लवलीना बोरगोहेन के भी सेमीफाइनल मुकाबले होंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और जाते जाते आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मामल्लपुरम में समुद्री तट पर स्वच्छता करते हुए कैसे नजर आए।